शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मानस इंग्लिश वर्ड में। मैं आपका दोस्त मानस आप सभी के सामने फिर हाजिर हुआ हूँ पैसिव वॉइस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पैसिव वॉइस का थोड़ा सा देख लिया था कि कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में एक्टिव कैसे पहचानेंगे, पैसिव कैसे पहचानेंगे। पहचान मैंने बता दी थी। आज उसी बात को आगे कैरी ऑन करते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो आई बटन पे लिंक होगा, उस पर टच करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक सारे आ जाते हैं, तो वो जाके वीडियो आप देख लीजिए। तो उससे आपका बेसिक बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और आज हम लोग उसी के आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने आज मुझे 3 चीज़ें आपको बतानी हैं। पहला कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म कितने तरीके से काम करते हैं। ये 3 चीज़ें आपको मैं आज डिस्कस करूँगा। चौथी चीज़ मैं आपको आज ये बताऊँगा कि जो 4 टेंस है जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है वो क्यों नहीं बनता है। ये चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। जो टॉपिक लास्ट मैंने वीडियो में समाप्त किया था उससे क्या कैरी ऑन करते हैं, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दें। हो सकता है कि कुछ लोग पिछला वीडियो ना देखे, इसी से शुरू करें। तो मैंने आपको बताया था कि आप तब पहचान पाओगे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है जब उस वाले सेंटेंस का टेंस पता चल जाएगा, और अगर वो सेंटेंस का टेंस नहीं पता चलेगा तो वो आपका पैसिव वॉइस में लिखा होगा। टेंस पता होगा तो एक्टिव वॉइस में होगा, टेंस नहीं पता होगा तो वो पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसमें चर्चा कर चुका हूँ। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आज मुझे चर्चा करनी है कि सेंटेंस में कितने प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट को डूअर भी बोल देते हैं, डूअर, DOER। डूअर कैसे बना है, डू में जब ER जोड़ा है। ER का मतलब करने वाले के सेंस में आ जाता है, डू मतलब करना, ER मतलब करने वाला, तो वो सब्जेक्ट का ही एक सिनोनिम डूअर बन जाता है। समझ लीजिए, ग्रामर में बेटा सब्जेक्टों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ग्रामर में सब्जेक्टों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आपका सब्जेक्ट आ जाता है नाउन, दूसरा आपका सब्जेक्ट आ जाता है प्रोनाउन, तीसरा आपका सब्जेक्ट आ जाता है जीरंड, और चौथा आपका सब्जेक्ट आ जाता है इन्फिनेटिव। हो सकता है कुछ बच्चे हों जो नाउन और प्रोनाउन जानते हों, लेकिन वो जीरंड और इन्फिनेटिव के बारे में थोड़ा सा कम जानते होंगे। चर्चा होगी आज इस पे विस्तार से। नाउन प्रोनाउन का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि नाउन पहचानने का तरीका सबसे ज़्यादा क्या होता है कि नाउन बराबर हो जाता है सी, फील और टच। ये इससे आप नाउन पहचान सकते हैं। तरीके और भी बहुत सारे होते हैं, जैसा कि मैंने बता रखा है कि सिंटैक्स बढ़ाएंगे बेटा तो 1 2 नहीं 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा नाउन पहचानने के। तो उसमें आप कोई भी तरीका आजमा लीजिएगा, आपको नाउन समझ में आ जाएगा। बात प्रोनाउन की, प्रोनाउन के भी वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक तरीका मैंने लिखा कि प्रोनाउन बराबर पर्सन। अब ये पर्सन क्या होता है ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर्सन से संबंधित नरेशन का वीडियो मैं आपको सारे उसमें बता रखा हूँ। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आता है। बात आती है जीरंड। जीरंड जो होती है बेटा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनती है। वो मुझे बताना है, सुनते जाइएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर जीरंड बनाते हैं, इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। इन्फिनेटिव का होता है कि जब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखी हो तो वो इन्फिनेटिव कहलाती है। इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी है। वर्ब को कई भागों में बांटा गया है। अभी मैं एक लंबा सा चार्ट बना के दूंगा जिसमें मैं वर्ब आपको बताऊंगा कितने प्रकार की वर्ब होती हैं। वर्ब बहुत सबसे जो ब्रॉड टॉपिक है सिंटैक्स का वो वर्ब ही है। आदमी को आता नहीं है तो वो पढ़ा नहीं पाता है, तो मैं आपको पूरा वर्ब का क्लासिफिकेशन करके दूंगा कि वर्ब कहाँ कहाँ कितनी कितनी कैसे कैसे होती हैं। तो अभी समझ लीजिए कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखी हो तो वो इन्फिनेटिव कहलाती है। इसमें एक एक्सेप्शन भी आता है कि अगर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हो तो वो इन्फिनेटिव ना होकर वो ऑर्डिनरी वर्ब बन जाती है। अभी मैं जब वर्ब में चर्चा करूंगा तो समझिएगा। ये 4 प्रकार के आपके सब्जेक्ट होते हैं।
तो अभी मैं जहाँ से इस बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ वहीं से अगला टॉपिक मैं शुरू करता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को 3 तरीके से बनाया जाता है। इन्फिनेटिव को अभी होल्ड करिएगा, जब वर्ब पढ़ाएंगे तो उसका एग्जाम्पल साथ में करेंगे। नाउन प्रोनाउन का एग्जाम्पल आप लोग बखूबी जानते, कितने भी पढ़े होंगे, नाउन प्रोनाउन का एग्जाम्पल आप कर सकते हैं ना। चलो मैं आप चारों का एक एक मैं लिख के दिखा देता हूँ कैसे होता है, जरा समझिएगा। सब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल मैं चारों के लिख के दिखा देता हूं। जैसे मैंने कहा कि राम डज नॉट लाइक माई बिहेवियर, लिखा हुआ है राम डज नॉट लाइक माई बिहेवियर। अब यहां पर देख रहे हैं कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, वाक्य का सब्जेक्ट राम है। राम आपका एक नाउन हो जाएगा ना, क्यों, सी फिल्टर से निकल आएगा ना। तो ये राम जो लिखा हुआ है कौन से सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा, राम आपका एक नाउन सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा। ठीक, आगे मैंने क्या लिखा कि आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। अब आप देख रहे हैं कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, वाक्य का सब्जेक्ट आई लिखा हुआ है और आई एक प्रोनाउन है। कैसे पता चला मुझे कि आई प्रोनाउन है, मालूम है ना, प्रोनाउन बराबर क्या होता है, प्रोनाउन बराबर पर्सन होता है। अब मुझे बताइए कि आई कौन से पर्सन में आता है, किसी पर्सन में आता है कि नहीं। आप जानते हैं कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, तो पर्सन है ना, तो आई मेरा क्या होगा, प्रोनाउन। मतलब यहां पर जो सब्जेक्ट है वो क्या बना हुआ है, प्रोनाउन हमारा एक सब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक, जैसे आप लोग एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, मैंने क्या कहा कि टीचिंग इज माई प्रोफेशन, टीचिंग इज माई प्रोफेशन, पढ़ाना ही मेरा क्या है, व्यवसाय है। तो आप यहां पर समझ लीजिए कि टीच में आईएनजी जोड़ा गया है, टीच में आईएनजी जोड़ा गया है। आप समझिए कि इज यहां पर बेटा एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट ही आता है असर्टिव सेंटेंसों में। अब यहाँ पर टीचिंग मेन वर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि मेन वर्ब का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट काम कौन सा कर रहा है, टीचिंग। अब टीचिंग क्या बनी है, वर्ब में आईएनजी, तो मतलब यहाँ पर ये एक जीरंड है। अभी समझते जाइएगा, जीरंडिव सब्जेक्ट है। ठीक, एक मैं एग्जाम्पल इसी से मिलता जुलता लिख रहा हूं। मैंने लिखा कि टू टीच इज माई प्रोफेशन, टू टीच इज माई प्रोफेशन। मैंने सेंटेंस में थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया, मैंने क्या लिख दिया, टू टीच इज माई प्रोफेशन, पढ़ाना ही मेरा व्यवसाय है। हिंदी अर्थ तो वही निकल रहा है, लेकिन अभी भी इज मेरी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से आगे जो लिखा होता है असर्टिव सेंटेंसों में वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के रूप में क्या काम कर रहा है, एक इन्फिनेटिव काम कर रहा है। मतलब ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है टू टीच, ये आपका एक इन्फिनेटिव सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट 4 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं समझ लीजिए, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जीरंड हो सकता है और इन्फिनेटिव हो सकता है। ठीक, ये जो नाउन सब्जेक्ट बने हैं इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ऑब्जेक्ट की कैटेगरी को 4 से आधा करके 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया है वो मैं आपको भी बता रहा हूं। पहले मैं वर्ब की आईएनजी वाले उसके केस की मैं चर्चा कर लूं, समझिए जरा। ये हो गया है ना, ये चारों चीजें आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर पैसिव वाइज नहीं, पूरी ग्रामर की बात मैं बता रहा हूँ कि जब कभी भी सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट 4 ही कैटेगरी में हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जीरंड हो सकता है और इन्फिनेटिव हो सकता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए जरा, अब यहाँ से बातें शुरू होती हैं। यहाँ पर आपको पक्का मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो में अभी इसी थोड़ी ही देर में आपको एक नई चीज पता चल गई होगी। ठीक है ना, अनिकेत कितना टाइम हुआ यार, देखो भाई चल रहा कि नहीं, डंडी बनी है, चल रहा है ना। ठीक, 4 प्रकार के सब्जेक्ट बताने के बाद अब बारी आती है कि वर्ब में आईएनजी। वर्ब में आईएनजी कैसा है, अब बिल्कुल 5 इंद्रियां खोल के बैठिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल आपको समझना पड़ेगा। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये मानस मेड है, मानस फार्मूले है। वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हमेशा आईएनजी लगती है, कभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ में नहीं लगती है। हमेशा गोइंग लिखा होता है, कभी वेंटिंग नहीं लिखा होता है।
ठीक रहे ना। समझिए जरा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर उसका प्रयोग 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, उसका प्रयोग बेटा मेन वर्ब के रूप में किया जा सकता है। दूसरा, उसका प्रयोग जीरंड के रूप में कर सकते हैं। और तीसरा बेटा, उसका प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में कर सकते हैं। ये कैसे हो गया, ये अभी आपको समझ में आएगा। एक ही मैं वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करूंगा और तीनों सेंटेंसों में उसकी जो पोजीशन होगी वो अलग अलग होगी। जरा समझिए कि मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे। अब मैं आपको अपने तरीके बताने जा रहा हूं। मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे, अब मैं उसको अपने तरीके में आपको बताने जा रहा हूं। जरा समझिएगा, मेन वर्ब तभी होगा जब सामने लिखा सेंटेंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। सामने लिखा सेंटेंस किस टेंस में होगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने बताया है 12 में 6 तो कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं, और उसमें जो आईएनजी क्रिया का प्रयोग किया जाता है वो बेटा जीरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होती। वो क्या होती है? वो मेन वर्ब ही होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बहुत ज़्यादा डीप में अंतर है, लेकिन मैं एक छोटा सा तरीका जो बता रहा हूं उससे आप हमेशा अलग अलग कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा उसको डीप में पढ़ने की आवश्यकता इतने अभी नहीं है। जब एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी टॉपिक तो पैसिव वॉइस चल रहा है, अगर जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही हम डीप पढ़ाने लगेंगे तो फिर लेंदी हो जाएगा ना। तो पहले थोड़ा सा टचअप देख लेते हैं। क्यों ये इसी समय बताने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जीरंड जो हो सकता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्रयोग ही तो पैसिव वॉइस में करना है। समझ रहे हैं ना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जीरंड कब बनेगी? जीरंड तब बनेगी वर्ब में आईएनजी फॉर्म जब वो वाक्य का सब्जेक्ट या वाक्य का ऑब्जेक्ट बनी हो। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनी हो। जैसा मैंने अभी सब्जेक्ट का एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, लिखा हुआ था टीचिंग इज माय प्रोफेशन, तो वहां टीचिंग सब्जेक्ट था ना। तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनी हो तो वो क्या कहलाएगी? वो जीरंड कहलाएगी। आगे आओ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी फॉर्म अगर बेटा कभी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करे, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करे तो बेटा वो प्रेजेंट का पार्टिसिपल होगी। अब एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होता है ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 तरीकों से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो है वो आप अंतर उसमें कर सकते हैं। क्या मेन वर्ब तब होगी जब सामने लिखा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनी होगी तो आईएनजी फॉर्म जीरंड होगी, एडजेक्टिव या एडवर्ब होगी तो आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट का पार्टिसिपल होगी। ये 3 तरीके होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पे। मैं आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जरा एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल समझिएगा। ठीक है, नीचे आ रहा इतना ठीक। आप जरा एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मैंने कहा क्या कि आई एम टीचिंग राम। ठीक, फिर मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा कि टीचिंग राम। फिर मैंने लिखा आई वेंट होम। फिर मैंने क्या लिखा कि आई लाइक टीचिंग। जरा समझिए, अब यहां पर ध्यान दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि तीनों सेंटेंसों में आप देख रहे हैं कि वर्ब में आईएनजी टीचिंग का प्रयोग किया गया है। अरे टीचिंग तभी तो बना है जब क्या मैंने किया है? टीच में आईएनजी जोड़ा है, तभी तो मेरा टीचिंग बना है ना। टीचिंग कोई वर्ड थोड़ी है, वर्ड तो मेरा टीच है। टीच में आईएनजी जोड़ने पे टीचिंग बन गया है। तो ये टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी है तभी तो बनी है। अब देखो तीनों सेंटेंसों में इसका काम अलग अलग हो सकता है। कैसे? ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा हुआ आई एम टीचिंग राम। अब देखो यहां पर बेटा आई एम के साथ आईएनजी क्रिया का प्रयोग हो रखा है। एम के साथ कौन सी क्रिया है? आईएनजी। अब मुझे जरा अपने दिमाग पे जोर डालिए और बताइए एम के साथ आईएनजी क्रिया का प्रयोग किस टेंस में होता है? क्या कोई टेंस में होता है? टेंस होगा तो एक्टिव होगा, टेंस नहीं होगा तो पैसिव होगा। मुझे याद आया, क्या याद आया? कि एम के साथ आईएनजी क्रिया का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है।
मालूम है ना, तो मतलब पहले वाले सेंटेंस का जो टेंस हो जाएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब मैं समझ रहा हूं कि किस शब्द का जिक्र हुआ है, किस शब्द का जिक्र हुआ है, कंटिन्यूअस का। तो जब कंटिन्यूअस आए तो बेटा बिल्कुल बुद्धि का प्रयोग न करना और बोल देना कि यहां जो आईएनजी लिखी है वो क्या है, वो केवल और सिर्फ केवल मेन वर्ब ही है, वो यहां जीरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप समझ लीजिए। कंटिन्यूअस है तो उसमें सारी चीजें आंखें बंद करके आप बोल सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हुआ है और टेंस कंटिन्यूअस है, अर्थात वो आईएनजी फॉर्म जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल ना होकर के सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब ही है। समझ रहे हैं ना? ठीक, आगे आओ। दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? टीचिंग राम आई वेंट होम लिखा हुआ है। टीचिंग राम आई वेंट होम। अबे चिल्ला कितना रहा का भगई हो यार। लिखा हुआ है टीचिंग राम आई वेंट होम। अब समझिए जरा, एडजेक्टिव की पहचान में जल्दी से आपको रिवीजन करा दूं। क्या होते हैं वर्ड्स विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन? वे सारे सब जो संज्ञा या सर्वनाम बनते हैं वो क्या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। आप जानते हैं कि बेटा राम एक नाउन है, राम नाउन है ना, तो जो नाउन के आगे लगेगा वो क्या लगेगा? जरा सोचिए, मैंने कितनी बार बताया है कि जो नाउन के और जो प्रोनाउन के आगे लग जाए वो आपका एडजेक्टिव होता है। जो नाउन या प्रोनाउन के आगे लग जाए वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। समझ रहे हैं? वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर राम के आगे क्या लगा है? टीचिंग। तो टीचिंग एडजेक्टिव होगा ना। मुझे ये बताइए, क्या ग्रामर में कहीं ये लिखा है कि ये शब्द एडजेक्टिव हैं या ये शब्द एडवर्ब है? ऐसा तो लिखा नहीं है। उसमें लिखा है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर दे, वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। तो टीचिंग किसको क्वालिफाई कर रहा है? राम को। तो राम को क्वालिफाई कर रहा है, तो बेटा बताओ टीचिंग एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब टीचिंग है, आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का। तो मतलब जो वाक्य सेकंड में लिखा हुआ है वो आपका क्या है? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वो क्या है? प्रेजेंट की पार्टिसिपल है। तीसरे वाले वाक्य में आइए। तीसरे वाले वाक्य में लिखा आई लाइक टीचिंग। आप जानते हैं कि लाइक बेटा आपकी एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब है कि नहीं? मेन वर्ब की पहचान मैं रोज बताऊंगा, हर वीडियो में बताऊंगा। जिस दिन दिमाग में जाएगा उस दिन सिलेक्शन होगा। मेन वर्ब जिसकी 3 या अधिकतम 5 फॉर्म बने, तो आई के तो बनेंगे नहीं, लाइक के बनेंगी। अब लाइक मेन वर्ब है। अब बोलो बेटा दो मेन वर्ब कैसे लगेंगी? अब मेन वर्ब है ये, मेन वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? मैंने क्या कहा कि मेन वर्ब के बाद जो आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या आया है? टीचिंग। तो टीचिंग आपका ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? टीचिंग क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? अब बताओ ऑब्जेक्ट में कौन सी फॉर्म लिखी है? आईएनजी। ऑब्जेक्ट में अगर आईएनजी फॉर्म है तो बेटा क्या है? जीरेंड। तो अर्थात यहां जो लिखा हुआ है आईएनजी फॉर्म बेटा वो मेरी क्या है? जीरेंड है। जरा जल्दी समझ लें, मैं एक एग्जाम्पल तीनों के अभी लिखूंगा। इस वाली चीज को आप जरूर नोट डाउन कर ले कॉपी में, दिमाग में भी। आपको जिंदगी में कभी किसी किताब में नहीं मिलेगा, वो यही मिलेगा मानस इंग्लिश वर्ड पे, और कभी नहीं। ग्रामर के रहस्य आपको यहां बतलाए जाते हैं। कब इतने वीडियो आप देख लीजिए, कभी सर्च कर लीजिए और मिले तो बताइएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर उसका प्रयोग बेटा 3 तरीके से हो सकता है। कैसे? कैसे हो सकता है? पहला मेन वर्ब के रूप में, दूसरा जीरेंड के रूप में, और तीसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। कैसे पहचानेंगे मेन वर्ब है? कैसे पहचानेंगे मेन वर्ब है? मेन वर्ब ऐसे पहचानेंगे यदि लिखा हुआ सेंटेंस का टेंस क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अरे कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस है उसमें जो आईएनजी लगी होगी बेटा वो क्या होगी? मेन वर्ब। सेकंड नंबर पे आते हैं, यदि आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगी तो वो क्या होगी? जीरेंड होगी। थर्ड नंबर पे आते हैं, यदि आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव या एडवर्ब बनेगी तो वो क्या होगी? प्रेजेंट का पार्टिसिपल होगी। एम के साथ आईएनजी क्रिया का प्रयोग था। हम समझ गए कि वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस लिखा हुआ है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नाम आते ही मैंने आंखें बंद कर ली, दिमाग को सोचने पे मजबूर नहीं किया कि ये क्या लिखा हुआ है? मेन वर्ब ही लिखी है ना, तो ये मेन वर्ब हो गई। टीचिंग राम, राम को क्वालिफाई कर रहा है, राम की विशेषता प्रकट कर रहा है, तो ये क्या होगी? एडजेक्टिव। आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बनी है तो मतलब ये क्या है? प्रेजेंट का पार्टिसिपल है। अब यहाँ पर लाइक मेन वर्ब है, मेनू के बाद ऑब्जेक्ट है, जीरेंड है। क्यों? क्योंकि आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट का काम कर रही है ना। इतनी सारी चीजें आपको देखनी है। कितना टाइम हो गया? 15 मिनट।
हाँ 22 मिनट हो गया, 22 मिनट होगा। समझ लिया ना, ये तीनों सेंटेंसों में अलग अलग टीचिंग का ही प्रयोग होकर, टीचिंग यहां पर भी टीचिंग, यहां पर भी टीचिंग, टीचिंग तीनों सेंटेंसों में टीचिंग का ही प्रयोग हुआ है और तीनों में अलग अलग है। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने तीनों के और लिख रहा हूं, अब आपको बताना है कि इसमें किसका प्रयोग किया गया है। समझिए जरा, जैसे मैंने लिखा, आपने ये सेंटेंस बहुत पढ़ा होगा क्या, कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक, फिर मैंने लिखा कि सीइंग अ लायन आई रैन अवे। फिर मैंने क्या लिखा, राजेश वॉज वॉचिंग द टीवी। समझिए जरा, या एक सेंटेंस में और लिखूंगा, थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन बढ़ाऊंगा। राजेश वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट। सिगरेट की स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि एयरफोर्स में करेक्ट में बहुत बार आई है। सिगरेट, सिगारेट होता है, CIGARETTE, सिगरेट। अब समझिए कि सब में आईएनजी क्रिया का प्रयोग किया गया है, सब में आईएनजी क्रिया का प्रयोग है। आपको बताना है कि किसमें आईएनजी क्या काम कर रही है। वाक्य नंबर पहला लिखा हुआ स्मोकिंग इंजीरियस, समझिए इज लिखा हुआ, इज मेरी क्या है, इज मेरी एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना। तो असर्टिव सेंटेंस में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट लिखा हुआ स्मोकिंग, स्मोकिंग एक सब्जेक्ट है, लेकिन स्मोकिंग कौन सी फॉर्म है, आईएनजी। बेटा सब्जेक्ट में आईएनजी फॉर्म है, क्या है सब्जेक्ट में, आईएनजी फॉर्म है। तो जरा बताइए कि क्या होगी बेटा, तो ये एक जीरेंडिव सब्जेक्ट है, ये क्या है, एक जीरेंडिव सब्जेक्ट है ना। दूसरे में लिखा हुआ है सीइंग अ लायन आई रैन अवे, शेर को देखकर मैं भाग गया, सभी भाग जाएंगे, शेर को देखकर मैं भाग गया। सी में आईएनजी जोड़कर प्रयोग किया गया, तो क्या है, आप जानते हैं लायन आपका नाउन है। नाउन कैसे, सी फिल्टर से नाउन है, सी फिल्टर से। लायन को आप छुएंगे नहीं, छुएंगे क्या, नहीं, लेकिन देख तो सकते ही हैं। तो नाउन के आगे जो लगेगा वो एडजेक्टिव ही तो होगा। नाउन का क्या लगेगा, जो होगा एडजेक्टिव होगा। क्या लगा हुआ है, आर्टिकल ए, तो ए तुम्हारा क्या होगा, एडजेक्टिव। बेटा एडजेक्टिव के आगे जो लगेगा वो एडवर्ब होगा ना। तो एडवर्ब में क्या लिखिए, आईएनजी फॉर्म। एडवर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखिए, मतलब ये क्या है बेटा, ये मेरी प्रेजेंट की पार्टिसिपल है प्रेजेंट की पार्टिसिपल। जरा समझिए, राम वॉज वॉचिंग, वॉच के साथ आईएनजी क्रिया का प्रयोग है। जरा बताएं किसी टेंस में लगती है क्या, आपको याद आ रहा है, हाँ याद आया ना, किसमें लगती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें लगती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस शब्द का जिक्र हुआ है, कॉन्टिन्यूअस, मतलब यहां पर आईएनजी क्या है, मेन वर्ब है। नीचे वाले सेंटेंस में, ऊपर वाले सेंटेंस में, दोनों में स्मोकिंग का प्रयोग किया गया है। यहां पर स्मोकिंग बेटा मेन वर्ब है, देखो क्यों, क्योंकि मेन वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, मेन वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है। तो यहां पर स्मोकिंग आईएनजी क्रिया का प्रयोग किसके रूप में किया गया है, मेन वर्ब के रूप में। देखो ये हेल्पिंग वर्ब है वॉज, हेल्पिंग वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट। तो यहां पर राजेश क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। वही बात यहां लागू होती है, ये हेल्पिंग वर्ब है तो इससे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट में है तो ये क्या है, जीरंड है। तो ये यहां पर ये छोटा सा तरीका था कि आईएनजी फॉर्म कैसे पहचानेंगे, मेन वर्ब है, जीरंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो होपफुली इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी ना। अब ये हो गई बात सब्जेक्ट की, बात किसकी हो गई, सब्जेक्ट की हो गई ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी मैं रूपरेखा बना रहा हूं पैसिव वॉइस पढ़ाने की, क्योंकि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सारा क्लियर होगा तो कभी दिक्कत नहीं आती है। हमेशा एयरफोर्स में एक क्वेश्चन जरूर आता है, उसमें एक सेंटेंस लिख देंगे और किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर देंगे और बताएंगे बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर मदद करती हैं, समझ रहे हैं ना। अब सब्जेक्ट तो हो गया, सब्जेक्ट के बाद बेटा वर्ब आती है, वर्ब आती है ना। तो मैं आज वर्ब के बारे में भी आपको बता दे रहा हूं कि वर्ब कैसे होती है।
वर्ब, समझिए वर्ब क्या होती है, वर्ब, वर्ब बेटा हो, वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक क्लास ऑफ वर्ब, एक काइंड ऑफ वर्ब। वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक क्लास ऑफ वर्ब और एक काइंड ऑफ वर्ब। जरा समझिएगा, क्लास ऑफ वर्ब और काइंड ऑफ वर्ब दो प्रकार की वर्ब बांटा गया है। काइंड ऑफ वर्ब को बेटा दो भागों में बांटा गया है, एक आ जाती है फाइनाइट और एक आ जाती है नॉन फाइनाइट। बेटा फाइनाइट दो भागों में आती है, एक आती है ट्रांजिटिव, एक आती है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को अंडरलाइन कर लीजिए ब्रैकेट में, क्योंकि इनका काम होने वाला है। अब इधर समझिए, नॉन फाइनाइट वर्ब बेटा तीन भागों में बटी होती है। किसमें बटी होती है? एक जीरंड में होती है, एक पार्टिसिपल में होती है और एक इन्फिनेटिव में होती है, जो मैं आपको बता रखा हूं। जीरंड पार्टिसिपल, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लिखा, पार्टिसिपल, क्योंकि पार्टिसिपल को बेटा तीन भागों में बांटा गया है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पास्ट के बाद फ्यूचर नहीं होता है, टेंस नहीं है, पार्टिसिपल है। आप समझो, क्लास ऑफ वर्ब को बेटा दो भागों में बांटा गया है, एक वर्ब होती है ऑर्डिनरी वर्ब, एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को बेटा दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बेटा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है, एक डू, एक बी और एक हैव। डू को बेटा दो भागों में बांटा गया है, डज और डिड। बी को बेटा सात भागों में बांटा गया है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। हैव को दो भागों में बांटा गया है, हैज और हैड। ये है बेटा आपकी वर्ब। इतनी वर्ब होती है। पक्के यकीन के साथ कह सकता हूं कि अभी तक आपको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी कि वर्ब इतनी होती है क्या, इतनी ज्यादा वर्ब आपको पढ़नी है। पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग होना है? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का, तभी मैंने इनको ब्रैकेट में कर दिया है। समझिए वर्ब क्रिया होती है, क्रिया को कितने भागों में बांटा गया बेटा? दो भागों में। समझिए क्लास का मतलब बेटा श्रेणी होता है और काइंड का मतलब बेटा प्रकार होता है। ठीक, तो ये दो भागों में बटेंगी, एक क्लास में और एक काइंड में। काइंड कितने भागों में बटेगा? दो भागों में बटेगा, फाइनाइट में बटेगा और नॉन फाइनाइट में बटेगा। फाइनाइट कितने भागों में बटेगा बेटा? दो भागों में बटेगा, ट्रांजिटिव में और इंट्रांजिटिव में बटेगा। नॉन फाइनाइट बेटा कितने भागों में बटेगा? तीन भागों में बटेगा। कहां कहां लिखा हुआ है? जीरंड में बटेगा, पार्टिसिपल बटेगा और इन्फिनेटिव बटेगा। पार्टिसिपल बेटा कितने भागों में बटेगा? तीन भागों में बटेगा, प्रेजेंट में बटेगा, पास्ट में बटेगा और परफेक्ट में बटेगा। इधर आओ, क्लास ऑफ वर्ब कितने भागों में बच्चा बटेगा? दो भागों में, ऑर्डिनरी और ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी कितने भागों में बटेगी? दो भागों में, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी कितने भागों में बटेगी? तीन भागों में, डू, बी और हैव। डू कितने भागों में बटेगी? दो भागों में, डज और डिड। बी कितने बटेगी? सात में, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। हैव कितने बटेगी? हैज और हैड। मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब छूट रही है ना, वो मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, एक सेंटेंस में मॉडल वर्ब की पहचान बताई थी। क्या? वे सारी हेल्पिंग वर्ब जिनका सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल से कोई फर्क ना पड़े, वो मॉडल कहते हैं। इसमें आप विल लिख सकते हैं, आप शैल लिख सकते हैं, आप कैन लिख सकते हैं, आप मे लिख सकते हैं, आप मस्ट लिख सकते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे इसमें हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मॉडल में आती हैं। ठीक, तो ये हो गई वर्ब। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को मैंने अलग निकाल के रखा है क्योंकि इसका काम करना है। ये बेटा जरूर से जरूर नोट कर लीजिए, मैं आपको फोर्सफुली कह रहा हूं कि आप इसको जरूर नोट करें क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया ना, सब्जेक्ट बेटा आपका हो गया और वर्ब आपकी हो गई। आपको मैं बता दूं कि ये सारी चीजें मैं किसी से कॉपी नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों से कि बच्चों ने ही नाम दिया है मानस मेड, ये मैंने ही बनाई है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एक्सपीरियंस से आती हैं, ये नॉलेज से आती हैं, ये अध्ययन से आती है। जो पढ़ेगा ये मेहनत से आती है, मेहनत से आती है। मैं किसी की किताब की कॉपी करके यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। किताब में है सब कुछ,
लेकिन ऐसा नहीं है जैसा मैं बता रहा हूं। क्या किताब में आप ढूंढेंगे तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं मिलेगा? मिलेगा। या किताब में जीरंड नहीं मिलेगा? मिलेगा। या वर्ब में आईएनजी कितने प्रकार से काम करती है? मिलेगा। वो नहीं मिलेगा कितने प्रकार से काम करती है, लेकिन जीरंड मिलेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलेगा, मेन वर्ब मिलेगा, लेकिन इतने ही प्रकार से काम करती हैं ये नहीं मिलेगा। इसीलिए तो अध्यापक की प्रजाति बनी है। अगर बच्चे सब किताब से पढ़ ले तो अध्यापक की प्रजाति ही विलुप्त हो जाए। इसीलिए तो अध्यापक बचा हुआ है कि किताब के जो रहस्य हैं वो बच्चों को बताता है। तो ये जो लिखा हुआ है ये रहस्य है, समझ रहे हैं ना। अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, बचा क्या? ऑब्जेक्ट बचा। अब ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वर्ब हो गई, जरा समझिए, रुकिए, अभी ऑब्जेक्ट नहीं, मैं भूल रहा था, अभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको पढ़ाना है। ये चीजें नोट डाउन करने के बाद हो गया ना, अब मैं आगे चलता हूं। नोट जरूर कर लीजिएगा, अगर टाइम लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आजकल तो तकनीक का जमाना है, उसका फायदा उठाइए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद करिएगा। इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक। आगे चलते हैं। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में चर्चा करनी है। ट्रांजिटिव और दूसरी इंट्रांजिटिव। मेरी बात माने तो आपको फायदा मिलेगा। आप शब्द से सीखें। कोई भी शब्द लिखा है उसका अपना एक एक्चुअल एक फिक्स मीनिंग है। जैसे ट्रांजिटिव को बोलते हैं बेटा सकर्मक, और इंट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक, ठीक। शब्दों को बेटा दो प्रकार से बनाया जाता है, एक सफिक्स लगाकर, एक प्रीफिक्स लगाकर। मतलब एक प्रीफिक्स उपसर्ग, सफिक्स प्रत्यय लगा करके। तो आप जानते हैं कि उपसर्ग है सा और आ उपसर्ग है। कैसे? क्योंकि जिसमें सा लग जाता है उसका अर्थ साथ हो जाता है, और जिसमें आ लग जाता है उसका अर्थ उसके बिना हो जाता है या उसका विलोम हो जाता है। जैसे मैंने कहा, मैं अक्सर बोलता हूं कि मैं आपको सहृदय धन्यवाद देता हूं। मैंने क्या कहा कि मैं आपको सहृदय धन्यवाद देता हूं। सहृदय तो मतलब हृदय के साथ, मतलब हृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, है ना। फिर मैंने कहा कि आज राम बहुत अप्रसन्न है। आज राम कैसा है? बहुत अप्रसन्न है। तो आ लगा दिया तो प्रसन्न का विलोम बन गया। अप्रसन्न बराबर जो प्रसन्न ना हो, मतलब दुखी, ठीक। ये अप्रसन्न हो गया। तो इस चीज का बताने का मतलब क्या? हिंदी नहीं पढ़ाने लगा मैं, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, बस ये है कि शब्द को मैं सिखा रहा हूं। ये जो लिखे हुए हैं शब्द समझिए जरा। ये जो शब्द लिखे हुए बेटा, सा मतलब मैंने क्या कहा? सा मतलब लिखा मैंने साथ, और कर्म को कर्म लिखा, साथ कर्म। फिर मैंने लिखा, आ मतलब क्या लिखा होता है? बिना। कर्म मतलब क्या होता है? कर्म, ठीक। अब साथ मतलब साथ होता है ना, अब कर्म का होता है ऑब्जेक्ट, मतलब साथ ऑब्जेक्ट। बिना मतलब बिना, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट। अर्थात जिन मेन वर्ब के बाद, सुनिए समझिए ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कभी भी सहायक क्रिया नहीं होंगी, वो हमेशा मुख्य क्रिया होंगी ना। कैसे होंगी? मुख्य क्रिया होंगी ना। अब जिन मुख्य क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब, जिन मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब। ये तो किताब में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव। तो फिर मेरे फार्मूले का फायदा क्या हुआ? अब ये किताब की लैंग्वेज है। अब मानस मेड सुनिए क्या है। मानस मेड फार्मूला सुनिए कि अगर सामने लिखे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाए तो बेटा वो ट्रांजिटिव वर्ब ही होगी। सामने लिखे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगर सामने लिखे सेंटेंस का पैसिव वॉइस, सामने लिखे सेंटेंस का पैसिव वॉइस ना बने, ये डज नॉट इक्वल टू होता है ना बने, सामने लिखे सेंटेंस का पैसिव वॉइस ना बने तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ये बात आपको पता नहीं होगी। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने श्रद्धानुसार दोस्तों तक पहुंचाते रहें। ट्रांजिटिव वर्ब जिनमें होगी उसका पैसिव वॉइस बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब जिनमें होगी उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की है।
ये पहचान है। अब मैं आपको एग्जाम्पल में बताना चाहूंगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि राम प्लेड द मैच, फिर मैंने कहा राम रैन फास्ट। तो इन दोनों सेंटेंसों में आपको देखना है कि किसमें ट्रांजिटिव है, किसमें इंट्रांजिटिव। दोनों तरीकों से आप देख लीजिए, पहले किताब का भी देखें, फिर मेरे फार्मूले का भी देखें। अब लिखा हुआ है राम प्लेड द मैच, राम ने मैच खेला। तो प्लेड आप जानते हैं कि द मैच ऑब्जेक्ट है, क्यों ऑब्जेक्ट है, जरा कोई बताएगा। मैंने इसके पहले अभी चर्चा की कि जो सब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, इस बात को मैंने बताया है ना। तो ऑब्जेक्ट में मैं देख रहा हूं मैच लिखा हुआ है। मैच क्या है? मैच मेरी एक नाउन है, नाउन है ना, मतलब जो सब्जेक्ट वाले सेक्शन में है वो ऑब्जेक्ट वाले में, मतलब नाउन सब्जेक्ट में लिखा है, अगर नाउन ऑब्जेक्ट में लिखा है तो वो होगा ना। अगर नाउन है तो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ये किताब में है। क्या इसका पैसिवाइज बनेगा? बिल्कुल बनेगा, नियम नहीं याद, लेकिन इसका बनेगा क्या? इसका बनेगा, मैंने अभी इंडेक्स बनाऊंगा कि एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन क्या होते हैं, लेकिन अभी समझिए इसका बनेगा द मैच वॉज प्लेड बाई राम, ये बनेगा। अब दूसरे में ये मेन वर्ब है। अब इसके बाद फास्ट क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट में वही होगा जो सब्जेक्ट में होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन जीरेंड इन्फिनिटिव है तो ऑब्जेक्ट में भी नाउन प्रोनाउन जीरेंड इन्फिनिटिव ही होनी चाहिए। लेकिन फास्ट तो बेटा आपका एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है? फास्ट क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है? क्या एडजेक्टिव एडवर्ब सब्जेक्ट में आता है? सब्जेक्ट में नहीं आता, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट में नहीं आ सकता वो ऑब्जेक्ट में भी नहीं आ सकता, तो मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थात रैन क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। प्लेड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका पैसिवाइज फास्ट वाज रन बाय राम नहीं होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझने की। क्या समझे हम? ये समझे कि ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक जिसमें साथ साथ ऑब्जेक्ट होगा, इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक जिसके बिना ऑब्जेक्ट लिखा होगा। अगर पैसिव वॉइस बनेगा तो ट्रांजिटिव, अगर पैसिव वॉइस नहीं बनेगा तो इंट्रांजिटिव, ठीक है ना। अनिकेत देखो यार चल रहा है कि नहीं, कितनी देर हुई? महिमा लेकिन बंद है, 5 मिनट एडिटिंग में हो जाएगा ना। ये सब एडिट कर देना इस बार यार, तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक, अब मैं आगे आपको ले चलता हूं। वर्ब हो गई, अब मैं आपको ऑब्जेक्ट में ले चलता हूं कि ऑब्जेक्ट को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। ऑब्जेक्ट समझिए, ऑब्जेक्ट को बेटा 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे पहचानेंगे? कैसे हम बता रहे हैं ना, अगर जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं वो बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगी, और जितनी लिविंग थिंग्स हैं मतलब जीवित चीजें हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगी। ठीक, ये बात आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। लेकिन इन चीज़ों में नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, उसमें जरूर नाउन प्रोनाउन जीरंड या इन्फिनेटिव ही होगा। कि आप देख लीजिएगा, कभी भी हमेशा देख लीजिएगा। तो ये आपको मैंने कितनी चीज़ें आज बता दी। आपको मैंने आज बता दिया कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। आज मैंने आपको बता दिया कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। वर्ब में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बताया। मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर उसका प्रयोग कितने प्रकार से कर सकते हैं। मैंने आपको ऑब्जेक्ट बता दिया, जो मैंने वादा किया था वो मैंने बता दिया। ये तो पिछले वीडियो का जो मैंने वादा किया था वो बताया है। अब आगे आपको ले चलते हैं कि पैसिव वॉइस में इंटरचेंज कैसे होता है। पैसिव वॉइस में कई सारी भ्रांतियाँ, कई सारे आपकी जो गलत चीज़ें आपके दिमाग में भरी होंगी, उन चीज़ों को मैं रिमूव करूँगा। आपको आता है लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। सीखिए। अब मैं आपको समझिए क्या बताने जा रहा हूँ। मैं इंटरचेंज बताने जा रहा हूँ कि एक्टिव और पैसिव में इंटरचेंज कैसे होता है।
ये बात समझ लीजिए कि एक्टिव और पैसिव में सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल रहता है, कभी पजेसिव नहीं बदला जाता। क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल रहता है, कभी पजेसिव नहीं बदला जाता। अब मैं आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की एक सीरीज बना देता हूँ, शायद मैंने नरेशन के पहले वीडियो में बनाई है, आप लोग पीछे जाके अगर नहीं देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो में आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पजेसिव की मैं एक सीरीज बनाए देता हूँ। समझिए ज़रा, जैसे लिखा हुआ है आई, मी, माई, वी, अस, अवर, यू, यू, योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर, इट, इट, इट्स, दे, देम और दियर। ये है मतलब आई होगा तो मी होगा तो आई, वी होगा तो अस होगा तो व्यू, यू होगा तो यू होगा तो यू, ही होगा तो हिम होगा तो ही, शी होगा तो हर होगा तो शी, इट होगा तो इट होगा तो इट, दे होगा तो देम होगा तो दे। ये आपको चीज़ें याद करनी है, ठीक? इतनी सारी चीज़ें, इसको आप ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना? नोट डाउन हो जाए तो जल्दी से इसको करने के बाद आप लोग आगे ध्यान देते रहिए और वीडियो लगातार देखिए। ये मैं बोलता हूँ तो उसका असर भी मुझे दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाला था ऑप्टेटिव और एपैसिव वाइज का, लास्ट वीडियो शायद वही था। जो उपलब्धि मिलती है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, अपने घर के लोगों के साथ बांट लेनी चाहिए। वो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। इस बार बता रहा हूँ मैं कि लास्ट 28 डेज़ का जो वॉच टाइम था वो 12.8K मिनट था। ये इतना जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बेटा भाई लोग बहुत बड़ी बात है। ये हम बहुत उस चीज़ को सराहना करते हैं और बिल्कुल हम आपके एहसानमंद हैं। उस चीज़ का सपोर्ट जो आप लोग लास्ट टाइम करते आए हैं वो आप आगे भी करते रहिएगा। आकांक्षा यही रहती है और उम्मीद भी है कि आप करेंगे, क्योंकि अब तो थोड़ा सा हमारा आपका व्यवहार पुराना हो रहा है, आप नए मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि पुराने में चीज़ें अच्छी मिलती रहेंगे तो आप उसको सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक, ये हो गया ना। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। देखिए, रटोगे तो इंग्लिश नहीं आएगी, ये मैं पक्का आपको वादा के साथ, प्रॉमिस के साथ बता सकता हूँ कि अगर रटोगे तो कभी भी नहीं आएगा। मैं जो कहूँ सिर्फ उतना ही मानिए। मैंने नरेशन में आपको एक लिस्ट बना के दी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की, कि भैया हो डायरेक्ट में अगर ऐसा ऐसा हो, इनडायरेक्ट में ऐसा ऐसा कर देना। वो किया, आपको फ़ायदा मिला कि नहीं मिला? मिला। एक आधे सेंटेंस से कभी हो सकता है फंस गए हो तो फंस गए हो, नहीं तो कभी नरेशन गलत नहीं हुआ होगा अगर आपने लगाया होगा। वही एक सीरीज में आपको बता रहा हूँ कि भैया एक्टिव में ऐसा हो तो पैसिव में भैया ऐसा कर देना, पैसिव में ऐसा हो तो एक्टिव में ऐसा कर देना। ठीक, चलो शुरू करता हूँ मैं। ये मैंने लिखा एक्टिव और ये मैंने लिखा पैसिव। समझिए जरा, मेन वर्ब में एस हो, ईएस हो, फर्स्ट फॉर्म हो, डू हो या डज हो, इज हो, एम हो, आर हो और उनके साथ आईएनजी फॉर्म हो, हैज़ हो या हैव हो, फिर डिड हो या सेकंड फॉर्म हो, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हो, हैड हो, विल हो या शैल हो, विल हैव हो या शैल हैव हो।
ठीक। उसके बाद कैन, कुड, मे और माइट, मैं ऊपर लिख रहा हूँ एक जरा समझिएगा, मस्ट और ऑट टू, ये जनरल नियम है, ये हर सेंटेंस में नहीं लगेंगे, ये जनरल नियम है, शुरुआत का है। जब स्पेशल पढ़ेंगे तो कभी कभी इन नियमों से अलग हट के भी बताना पड़ता है। जैसे पहला लिखा हुआ है मेन वर्ब में एस ओ एस ओ फर्स्ट फॉर्म डू या डज, इसका पैसू जाता है इज में, एम में और आर में। इतना तो मालूम होगा ना, सिंगुलर के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा। उसके बाद बचा हुआ है इज बीइंग और एम बीइंग और आर बीइंग। हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन। उसके बाद was were, was being, were being, had been। उसके बाद will be, shall be, will have been, shall have been, can be, could be, may be, might be और must का must be, ought to be। और इन सबके साथ पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज तक पैसिव वॉइस का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बना है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ना किया गया हो। ऐसी ही लिस्ट नरेशन में भी थी, ऐसी ही लिस्ट पैसिव वॉइस में है। तो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, सुनते जाइए, समझते जाइए, पांचों इंद्रियां खोल लीजिए। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका कि जब कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलता है तो सेंटेंस का टेंस जरूर बदलेगा। मतलब प्रेजेंट का होगा तो पास्ट में, पास्ट का होगा तो परफेक्ट में, ऐसा होता है ना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस जरूर बदलेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में टेंस कभी नहीं बदलेगा। एक्टिव प्रेजेंट में तो पैसिव भी प्रेजेंट में, एक्टिव पास्ट में तो पैसिव भी पास्ट में, एक्टिव फ्यूचर में तो पैसिव भी फ्यूचर में। कैन का पैसिव कैन कुड बी में नहीं जाएगा, कैन का पैसिव कहाँ जाएगा? कैन बी में जाएगा। मे का पैसिव माइट बी में नहीं जाएगा, मे का कहाँ जाएगा? मे बी में। उसका उल्टा कुड का कैन में नहीं जाएगा, कुड बी में, माइट का माइट बी में, मस्ट का मस्ट बी में और टू का और टू बी में। और पैसिव वाइज में ये सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ये है एक सीरीज, इसको आप जरूर से जरूर नोट डाउन कर लें। आपको जिंदगी में कभी पैसिव वाइज इंटरचेंज करने में दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हैं ना? इतना करना है आपको। कितना होगा? होगा 50 मिनट के आसपास। कितना होगा? 51 मिनट होगा ना। 51 मिनट में कितने मिनट की चली जाएगी एडिटिंग? 15 मिनट मतलब है। हो गया? कर लिया नोट डाउन ना? चलो अब आपको मैं वो चीजें बताता हूं कि जो 4 का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है। उन 4 का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता ये मैं आपको बता रहा हूं। चलिए जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सिंपल सा मैंने लिखा कि आई एम वॉचिंग द टीवी। ये एक्टिव में है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस 12 टेंस में से आता है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, समझिए पैसिव वॉइस बनाना है तो मेन वर्ब के बाद बेटा ऑब्जेक्ट होगा। मेन वर्ब के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट।
तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। एक चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा, एक्टिव में जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है और पैसिव में जो वर्ब लगती है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। ठीक, एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट मेन होता है, मेन का मतलब प्रधान, और पैसिव वाइज में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। ऑब्जेक्ट को आगे लाना है तो क्या हो जाएगा, द टीवी। हो गया ना। अब एम लिखा हुआ है क्योंकि आई सब्जेक्ट है। अब मैं द टीवी एम नहीं लिख सकता, गलत हो जाएगा। अब द टीवी देखो एम के साथ आईएनजी किस में जा रही है, इज बिंग, एम बिंग और बिंग में। अब द टीवी कैसा है, सिंगुलर का, तो क्या लगाऊंगा, इज, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, तो आप अपनी आईएनजी लगाओगे, क्या हो जाएगा, बीइंग, और वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, और तुरंत क्या लगेगा, बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या कर देना है, मी, ये करना है। यहां पर एक सूचना जनहित में जारी है। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि बाई का प्रयोग इसलिए करते हैं बेटा कि वहां द्वारा होता है। द्वारा और त्यारा का मतलब नहीं होता, ग्रामर है, अब नहीं आती तो द्वारा लगा देते हैं। अगर द्वारा ही हो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा देना चाहूंगा। मैंने लिखा आई नो यू, ठीक, अब इसका क्या बनेगा कि यू फर्स्ट फॉर्म है, इस एमआर में जाएगा, यू प्लूरल तो क्या लगेगा, आर, नो की थर्ड फॉर्म नोन, अब बाय मी होना चाहिए। अगर ये करोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका सही मालूम क्या बनता है, यू आर नोन टू मी, यहां पर ऐसा सही बनता है। तो यहां पर क्या, तो आप मेरे द्वारा जाने जाते हैं, तो यहां पर भी द्वारा निकल रहा है, तो यहां पर बाई का है गलत है, यहां पर बाई का है गलत हो गया, यहां पर बाई का है सही है। समझो, द्वारा का मतलब नहीं होता। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट को जोड़ने की कितनी स्थितियां हैं, दो, मेन वर्ब और प्रीपोजिशन, है ना, इतना ऑब्जेक्ट है क्योंकि आगे मेन वर्ब है। अब मुझे इस सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस लगाना है क्योंकि आई का ही तो मी होना है। अब एक बार मैं मेन वर्ब का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट को जोड़ चुका हूं, सुनते जाइए, एक बार मैं मेन वर्ब का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट को जोड़ चुका हूं, अब मैं मेन वर्ब का प्रयोग दोबारा नहीं कर सकता। तो ऑब्जेक्ट जोड़ना है, मेन वर्ब नहीं लग सकती, तो क्या बची, प्रीपोजिशन। इसीलिए बाई का प्रयोग करते हैं क्योंकि बाई बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक प्रीपोजिशन है। देखो प्रीपोजिशन के बाद मी लिखा हुआ है, मी मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये सेंटेंस क्यों गलत है, तो क्योंकि यहां पर टू का प्रयोग करके मी जोड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ वर्ब के बाद उनकी प्रीपोजिशन फिक्स होती हैं। इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, वो स्पेशल में आ जाता है कि कहां पर बाय नहीं लगता। अभी आप देखेंगे टू लगेगा, इन लगेगा, एट लगेगा, विद लगेगा, इतनी सारी प्रीपोजिशन लगेंगी। तो बाय का प्रयोग द्वारा के लिए नहीं होता, बाय का प्रयोग इसलिए होता है कि मुझे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन लगानी है, इसलिए प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट को जोड़ करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। वहां द्वारा का मतलब नहीं है। कोई तुमसे पूछे कि द्वारा का मतलब है तो लप से एग्जाम्पल पूछना कि भैया द्वारा का मतलब है, तो ये बाई का है, गलत हो गया, ये का है नहीं सही है। द्वारा का मतलब नहीं, समझिए ऑब्जेक्ट को जोड़ना है तो प्रीपोजिशन चाहिए, इसीलिए प्रीपोजिशन लगाई जाती है। बाई का प्रयोग और किसी के द्वारा नहीं होता, समझ रहे हैं ना, ये हो गई बात। लेकिन अभी मैं उस पॉइंट पे आता हूं, ये तो बीच में नियम निकल के आ गया, दिमाग में आया तो मैंने बता दिया कि उन चार का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है। समझिए जरा, मैं इसको हटा रहा हूं, इस चीज को याद रखिए, द्वारा के लिए नहीं बाई का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाना है इसलिए बाई की प्रीपोजिशन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। जरा मुझे कोई बताएगा कि यहां पर बीइंग का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, इसी में सब राज छुपा हुआ है। बीइंग का प्रयोग क्यों करते हैं, किसी को नहीं मालूम होगा, किसी को नहीं मालूम होगा कि बीइंग का प्रयोग क्यों करते हैं। मैं बताऊंगा ना बीइंग का प्रयोग क्यों करते हैं। समझिए जरा बीइंग का प्रयोग क्यों होता है। आप मुझे बताओ बेटा कि वर्ब की फॉर्म वॉच की होती हैं या वॉचिंग की होती हैं। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है कि वॉच की बताई जाती है। वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड, थर्ड फॉर्म वॉच्ड, वॉचेस, वॉचिंग। तो यहां तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग है, आईएनजी फॉर्म की थर्ड फॉर्म मुझे मालूम नहीं है, तो फिर मैंने थर्ड फॉर्म कैसे लगा दी, नहीं समझ रहे हैं। अब यहां पर राज शुरू होता है बेटा, यहां पर बीइंग का प्रयोग करने की एक वजह है, दोनों कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि 6 कॉन्टिन्यूअस में 4 का नहीं बनता है, और ये कॉन्टिन्यूअस के साथ ही क्यों हो रहा है,
कॉन्टिन्यूअस के साथ ही क्यों हो रहा है कि 2 में 4 का, सॉरी 4 में सिर्फ 2 का बनता है, बाकी का क्यों नहीं बनता भैया? कहा उनके साथ भेदभाव हो रहा है? भेदभाव नहीं हो रहा, ग्रामर लग रही है। समझिए यहाँ पर बीइंग का प्रयोग करने का राज है, क्योंकि अभी मैंने एक बताया था वर्ब में एक प्रकार की वर्ब होती है बी। मैं जरा से आप फिर लिख देता हूं, इज, एम, आर, वॉज और वर। हो गया? अब देखो मैंने क्या किया, मैंने बीइंग कैसे लगा, बीइंग नहीं लगाया मैंने, मैं देखा इज लगा हुआ है। समझो बेटा, मुझे थर्ड फॉर्म वॉच की पता है, वॉचिंग की नहीं पता है। थर्ड फॉर्म किसकी पता है? वॉच की। वॉचिंग की तो पता नहीं है। वॉचिंग से आईएनजी हटाएंगे तभी तो वॉच मिलेगा, वॉच मिलेगा तभी तो थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी तभी तो पैसिव वॉइस बनेगा। तो मैं देख रहा हूं इज किसकी वर्ब है, देखो इज किसके अंदर आता है? बी में आता है ना, इज बी में आता है कि नहीं आता है? तो मैं क्या लिखूंगा? बी। इसकी आईएनजी उठा के यहां ले आओ, तो बी में आईएनजी जोड़ोगे क्या हो जाएगा? बीइंग। हो गया? क्या किया मैंने देखा इज वर्ब है बी की, बी लिखा, इस आईएनजी को उठा के यहां लेगा तो क्या हो गया? बीइंग। जब ये आईएनजी उठ के यहां से आ जाती है तो यहां से आईएनजी हट जाएगी कि नहीं? हट जाएगी ना, बोलो। तो वॉच बचेगा, तब थर्ड फॉर्म वॉच लगाएंगे, बाई में करेंगे, तब पैसिव वॉइस बनेगा। रुको, कम समझ में आया, मैं जानता हूं। मैंने क्या कहा? राम वॉज प्लेइंग द कार्ड्स, फिर मेन के बाद ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? प्लूरल है तो वर्ब लग जाएगा। अब फिर प्लेइंग की नहीं मालूम, मुझे किसकी मालूम? प्ले की। तो मैं देखूं वर्ब भैया बी की वर्ब है ना, तो मैं क्या लगाऊंगा? बी। ये एनजी उठ के यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बीइंग। क्या बचेगा? प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर तुरंत बाई और तुरंत क्या हो जाएगा? राम। ऐसे किया जाएगा। अगर सब में बीइंग लगा के मैं पैसिव वॉइस बना रहा हूं तो उन 4 का भी बनाऊं। मैं क्यों ग्रामर के नियम मानूं? मैं अपने नियम बनाऊंगा भैया, सही बनाऊंगा मैं। ठीक, अब मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा समझिए। अब मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूं, अब मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं, उस चीज को आप जरा ध्यान से देखिएगा। एक बार बी की वर्ब चर्चा कर ले। अभी मैंने बताया इज, एम, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि द कैट विल बी चेजिंग द माउस, द कैट विल बी चेजिंग द माउस। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, समझिए। अब आदमी कह देगा इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि विल बी के साथ आईएनजी क्रिया का प्रयोग है, मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा? हम बनाएंगे, हम बनाएंगे ना। चलो, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, लेकर आओ आगे। क्या हो जाएगा? द माउस। हो गया? पैसिव वॉइस में कभी टेंस नहीं बदलता, तो आगे क्या लगाओगे? विल बी। समझो जरा। अब यहां पर आपको आईएनजी फॉर्म है तो आपको फिर से बीइंग लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बताओ। क्यों? क्योंकि जब यहां से आईएनजी फॉर्म फ्री होकर यहां बीइंग में लगेगा तभी तो चेज अकेला बचेगा। अब चेज की थर्ड फॉर्म तभी तो चेज लगा पाओगे, लेकिन यहां पर मैं बी के बाद बीइंग का प्रयोग क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप जानते हैं कि बी और बीइंग एक ही प्रकार की वर्ब है। देखो बी लिखा हुआ है, उसके बाद बी में एनजी जोड़ के क्या बना है? बीइंग। और दो एक ही प्रकार की वर्ब, दो एक ही प्रकार की वर्ब का प्रयोग एक साथ वाक्य में नहीं हो सकता, इसीलिए यहां पर मैं बीइंग का प्रयोग नहीं कर सकता। बीइंग का प्रयोग ना होने के कारण यहां से आईएनजी फॉर्म फ्री नहीं हो पाएगी। आईएनजी फॉर्म फ्री ना हो पाने के कारण इसकी थर्ड फॉर्म नहीं लग पाएगी। थर्ड फॉर्म ना लग जाने के कारण इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यह वजह है कि इन 4 का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है। आप प्रेजेंट परफेक्ट उठा ले, उसमें हैज बीन लिखा होता है, ये भी तो बी की वर्ब है। अब बी के बाद फिर बीइंग नहीं लगा सकते, बीइंग नहीं लगाएंगे तो आईएनजी नहीं हटेगी, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यही काम आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड बीन के साथ, यही काम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ करना है। तो मतलब मैं इन कंटीन्यूअस में बीइंग का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। बीइंग का प्रयोग नहीं हो पाएगा तो आईएनजी फॉर्म नहीं हटेगी, आईएनजी नहीं हटेगी तो थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यह कारण है कि उन 4 का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनेगा। 100% मुझे उम्मीद है कि आपको चीज नहीं मालूम होगी, और ना मालूम हो अगर पूरे वीडियो में कभी भी आपको ऐसा लगा हो कि मुझे एक चीज नहीं पता चली है
ये मेरे अपने में व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो जीरो होकर पढ़ें। जीरो का मतलब कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं पहली बार टॉपिक को पढ़ रहा हूं, तो कन्फर्म मान के चलो को आपको कुछ ना कुछ आएगा और आपके अंदर ये ईगो आ गया कि भैया मैं तो पैसिव वॉइस 100 बार पढ़ चुका हूं, अब मैं क्या करूं पढ़ के। जब आपके अंदर ये थॉट आ जाएगा तो चाहे जितना अच्छा पढ़ा दो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। ये मैं पक्का आपको बता सकता हूं कि ये आपको चीज नहीं मालूम होगी कि इन 4 का पैसिव इतना अध्यापक बताते हैं, इतना टीचर बताते हैं कि इन 4 का नहीं बनता। अरे भैया क्यों नहीं बनता? उनके साथ भेदभाव काहे है? भेदभाव नहीं है बेटा, ग्रामर का रहस्य है जो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मानस सर के द्वारा बताया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सबको पहुंचा दीजिए, क्योंकि नई बातें सब तक पहुंचनी चाहिए। ये बात आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना? कितनी देर का होगा? 1.5-4 मिनट होगा, 3-4 मिनट। ये सारी चीजें यहां पर मैं आपको बता दूं, ये वजह है कि बेटा उन 4 का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है। अच्छा लगेगा ना? अच्छा कंफर्म लगेगा, मजा आएगा, रटना नहीं है ना ना ना। यहां पर क्यों नहीं बन रहा है मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि बेटा बीइंग का प्रयोग नहीं हो सकता, इसीलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग का प्रयोग करते हैं, इसीलिए पास्ट कंटीन्यूअस में वाज बीइंग या वर बीइंग का प्रयोग करते हैं। यही वो वजह है कि बीइंग का प्रयोग ना होने के कारण उन सेंटेंसों में आईएनजी फॉर्म नहीं हटेगी। आईएनजी फॉर्म नहीं हटेगी तो वाक्य के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। वाक्य के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, क्योंकि आज तक ऐसा पैसिव वॉइस नहीं बना है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ना किया जाए। पैसिव वॉइस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर से जरूर लगेगी। ये वीडियो अभी फिलहाल के लिए मैं पॉज करता हूं। आपको मैंने कितनी चीजें आज बताई, जरा एक बार मैं रिवाइज करना चाहूंगा। सब्जेक्ट के प्रकार कितने प्रकार के? 4। नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड और इन्फिनेटिव, ठीक है ना? वर्ब में आईएनजी कितने प्रकार से काम करती है? 3। प्रेजेंट पार्टिसिपल, मेन वर्ब और जीरेंड के रूप में। उसके बाद मैंने बताया वर्ब कितने प्रकार की होती है। 2 चार्ट मैंने बनाए, काइंड और क्लास का, उसमें मैंने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव बताया। उसके बाद मैंने चर्चा की कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि जितनी भी नॉन लिविंग होती हैं वो इनडायरेक्ट में होती हैं, सॉरी जितनी नॉन लिविंग होती हैं वो डायरेक्ट में होती हैं और जितनी लिविंग होती हैं वो इनडायरेक्ट में होती हैं। उसके बाद मैंने आपको वो रहस्य बताया ग्रामर का जिससे आप अभी तक अननोन थे कि उन 4 टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बेटा पसंद आया होगा, पसंद आएगा, जरूर आएगा। मन से देखिएगा, स्किप ना करिएगा, पूरा वर्ड फॉर वर्ड सुनिएगा, क्योंकि कभी भी हमारे वीडियो देख करके आपको ये नहीं लगा होगा कि इस इतने टाइम में सर ने सिर्फ बातें की हैं और मैंने कुछ आज पढ़ाई के संबंधित वहाँ पर टॉपिक नहीं सुना। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं जितनी देर बोलूँ उतने बस आपके काम की बात बोलूँ। ये सारी चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, इंग्लिश आप हमारे भरोसे कर दीजिए। जितने भी अपकमिंग आपके एग्जाम हैं, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जिसमें इंग्लिश आती है वो आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। लेकिन भरोसे छोड़ने का मतलब क्या? आप नो होमवर्क, ओनली क्लास वर्क। आप घर पे चाहे ना पढ़ें, आप मेरा वीडियो लगातार बिल्कुल मन से देखते रहें। मैंने कहा नरेशन पढ़ाया है, आप पूरा नरेशन उठा के देख लें। अगर कोई नरेशन छूट जाए तो कहिएगा, नहीं छूटेगा। और अगर छूट रहा है तो मुझे बताएं। मैंने ये भी कहा था कि जिस नरेशन के जिस टॉपिक में दिक्कत है वो टॉपिक मुझे बताएं, मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज पैसिव वॉइस का मैंने टचअप दिया है, सारी बेसिक चीजें मैंने पैसिव वॉइस की खत्म कर दी हैं। अब इसके बाद पैसिव वॉइस एडवांस शुरू होगा। जैसा कि मैंने कहा कि अगले पैसिव वॉइस में चर्चा करेंगे कि बाई का प्रयोग ना होकर के इन कहाँ लगेगा, एट कहाँ लगेगा, फ्रॉम कहाँ लगेगा, विद कहाँ लगेगा, इन कहाँ लगेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक, ये वीडियो आप लगातार देखिए। घर पे आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, कहीं पर भी है, तो आप पढ़ते जाइए, क्योंकि तकनीक का फ़ायदा उठाइए। जितने भी एग्ज़ाम लगे हैं वो आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, मैं आपको उसमें पक्का क्लियर करा दूंगा। लेकिन आप लगातार वीडियो देखिए, तब तो हो पाएगा ना। अभी इस वीडियो को बेटा फिलहाल यहीं तक पॉज करते हैं। अब ये इस बार का वीडियो जल्दी आएगा मतलब जल्दी आया है। शायद 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था लास्ट, इससे पहले वीडियो का थोड़ा सा लेट हो गया था, स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आ गई थी, अस्वस्थ हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। तो उसका एवरेज पूरा करने के लिए उम्मीद है कि ये वाला वीडियो जल्दी डाल करके आपके उसमें जो समस्या, आपकी जो शिकायत है वो मैं दूर कर पाया हूँगा। तो शिकायत न करिएगा, वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। बेटा ऑफलाइन क्लास में इतना बिजी रहो कि वीडियो क्रिएट करने का टाइम नहीं मिलता है।
ठीक, तो उम्मीद तो यही है कि आज के जो टॉपिक मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप जानते हैं अपनी श्रद्धानुसार लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। अब आपसे बात होगी अगली वीडियो में, तब तक की जय हिंद दोस्तों।